मित्रों, आज़ादी के बाद पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी, वो दीनी तालीम उन्हें मिली थी, मतलब मदरसे से पढ़े थे। अब उनको शिक्षा मंत्री बना दिया, पहला एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा आदमी बना जिसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी। वो उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी, सोचिए कि देश की शिक्षा योजना क्या बने, एजुकेशन प्लानिंग क्या बने, हमारे बच्चे क्या पढ़ें। तो मौलाना आज़ाद जब एजुकेशन मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक एजुकेशन सेक्रेटरी की तलाश की। अब एजुकेशन सेक्रेटरी भी उन्हें मुसलमान चाहिए था, तो ख्वाजा गुलामुद्दीन सैयद नाम से एक IAS अधिकारी मिले जो बड़े कट्टर मुस्लिम थे, वो उनके एजुकेशन सेक्रेटरी बने, पहले एजुकेशन सेक्रेटरी। तो इन दोनों ने मिलकर हम सबको, यानी मेरी पैदाइश 1965 की है, तो हम सबको हमारे लिए ये तय किया कि हम इतिहास क्या पढ़ेंगे, एजुकेशन हमारी कैसी होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि उनसे आप कैसी एजुकेशन की, कैसी तालीम की उम्मीद कर सकते हैं। आज आप कहते हैं कि अकबर ही क्यों पढ़ाया जाता है, अकबर महान था, राणा प्रताप गायब है, राणा सांगा गायब है, चोल चालुक्य, ये सारे वंश जो हैं इतने महान वंश हुए हैं, अशोक के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों नहीं पढ़ाया जाता। इन्हीं की ख्वाजा गुलाम की एक बेटी थी सैयदा हामिद की भी कोई वो IAS नहीं थी, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने अपने समय में उन्हें PMO में सेक्रेटरी बना दिया था, और वो सेक्रेटरी थी और उनको भी पद्मश्री मिला, जैसे उनके पिताजी को मिला पद्मश्री, उसी तरह से उनको भी मिला। इन्हीं सैयदा हामिद का कहना है कि सो वॉट इफ़ बांग्लादेशीज़ हैव कम टू लिव इन इंडिया, सो वॉट, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कोई बांग्लादेशी है तो उसे भी भारत में रहने का उतना ही अधिकार है। अब आप सोचिए किस तरह की थिंकिंग है इन लोगों की। तो मेरा तो एक सवाल है बहुत सीधा सा कि सैयदा हामिद साहिबा, आपका जो बंगला है मैं आके उसमें रहता हूँ, मुझे रहने दीजिए, मुझे भी उतना अधिकार है, रहने देंगी ना। आपके जितने कमरे हैं आपके बंगले में, क्या आपके पुरखों के छोड़े हुए बंगलों में 2, 4, 10, 20, 40 बांग्लादेशियों को बसाइए, उनको भी इतना अधिकार है।